हेलो स्टूडेंट, हम लोगों को आज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। हमको जो है बायोमोलिक्यूल के टॉपिक को आगे बढ़ाना है। लास्ट टाइम पे मैंने जितना पढ़ाया था बच्चों, उसी से रिलेटेड उसी को हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर को कंप्लीट करने की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें तो इस चैप्टर से रिलेटेड चलती रहेंगी। तो देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे बताया था कि कौन से शुगर होते हैं जो रिड्यूसिंग होते हैं, कौन से नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। ठीक है ना। एल्डोज एज वेल एज द कीटोजेनस शुगर आर द रिड्यूसिंग शुगर। दोनों के दोनों टाइप के शुगर बच्चों रिड्यूसिंग शुगर हैं। इस बात का बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कहने का ये मीनिंग है, मैंने आपको बताया कि भाई दोनों के दोनों शुगर जो है रिड्यूसिंग शुगर हैं। ये बात तो आपको याद रखनी है। लेकिन आइए जानते हैं कैसे हम लोग चेक करे थे। मैंने बताया था, जरा देखिए, मैं लास्ट लेक्चर को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे शुगर होते हैं जो टॉलेन रिएजेंट को, वेंडिक्ट सॉल्यूशन को, ठीक है ना, और फीलिंग सॉल्यूशन को जो है मतलब उससे जो है ऑक्सीडाइज होते हैं। जो टॉलेंट पॉजिटिव, ये जो तीनों के तीनों टेस्ट मैंने आपको बताया है, इनके रिस्पेक्ट में जो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, इनके रिस्पेक्ट में जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, वो जनरली एज ए रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ये जो तीन टेस्ट मैं आप लोगों को बताया हूं लास्ट टाइम पे, टॉलेन, बेंडिक्ट एंड द फिलिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ये जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सामने वाले सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। मतलब मैं शुगर हूं, मेरा ऑक्सीडेशन हो गया है, तो जब मेरा ऑक्सीडेशन होगा तो मैं दूसरे को क्या करूंगा बच्चा पार्टी, मैं दूसरे को रिड्यूस करूंगा। मैं बच्चों दूसरे को रिड्यूस करूंगा, तो मैं मुझे जो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जाना जाएगा। आई बात समझ में। सो व्हाट आई वांट टू से दैट द ऑल द टाइप ऑफ द शुगर, मैं आपको बता रहा हूं, ऑल द टाइप ऑफ द शुगर व्हिच गिव्स द पॉजिटिव रिस्पांस टू द टॉलेन एंड द बेंडिक्ट एज वेल एज द फिलिंग सॉल्यूशन, इन तीनों के साथ जो है जो पॉजिटिव रिस्पांस देता है बच्चों, वो खुद उस शुगर का ऑक्सीडेशन हो जाता है। उस शुगर का ऑक्सीडेशन हो जाता है। जरा ध्यान से सुनिए इस बात को, उस लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा। उस शुगर का जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो हम बोलेंगे जिस शुगर का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, वो शुगर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। क्लियर हुई बात या नहीं हुई भाई, ये बताओ। ठीक है, चलिए यहां तक तो मुझे लगता है आप लोगों को ये बात क्लियर होगी कि मैं क्या कह रहा हूं, कि वो शुगर, हम उस टाइप के शुगर की बात कर रहे हैं जो सामने को रिड्यूस करने को तुला हुआ है। मैंने आपको बताया था एल्डोजेस और कीटोजेस शुगर which contain the acetal or hemi, sorry, which contain the hemiketal and hemiacetal group। ठीक है ना, सॉरी ऐसा बोलूंगा, which contain ऐसे लिखिए, हेमी एसिटल ग्रुप, जो हेमी एसिटल ग्रुप को जो है कंटेन करेगा। ओनली ओनली एक बात ध्यान रखिए, ओनली वही जो है पॉजिटिव टेस्ट देंगे, और वही जो सॉल्यूशन होंगे बच्चों, जो वही जो ग्लूकोज है, वही जो शुगर है, वो पॉजिटिव जब टेस्ट दे रहा है, तो उसी में आप लोगों को समझना है कि यही के यही क्या हो जाएंगे, एज ए रिड्यूसिंग शुगर होंगे। यही के यही जो है एज ए रिड्यूसिंग शुगर हो जाएंगी। ठीक है ना। अब जनरली कुछ लोग बोलते हैं हेमीकीटल, लेकिन जरा एक बात ध्यान रखिएगा, हेमीकीटल का उतना रिस्पॉन्स नहीं है। हेमीकीटल का उतना रिस्पॉन्स नहीं है। जरा ध्यान से सुनो उस लाइन को, क्या मैं बोल रहा हूं। अगर ऑप्शन में हेमी एसिटल भी आ गया, हेमी एसिटल भी आ गया और हेमीकीटल भी आ गया,
तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है? पहला वाला ऑप्शन टिक करना है, दूसरा वाला काम करना है। फीलिंग सॉल्यूशन क्या बोला था? फीलिंग सॉल्यूशन क्या होता है भाई? फीलिंग्स सॉल्यूशन का मतलब होता था कि सोडियम पोटेशियम, ठीक है ना, ये इसके रिस्पॉन्स में हो जाएगा। किसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं? सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट की बात कर रहे हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ जो है, ठीक है ना, जो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास जो होता है क्यूप्रिक कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन होता है, उसका सोडियम पोटेशियम कॉपर सल्फेट का जो एक बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक बेसिक सॉल्यूशन होता है। बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर टाइट्रेट के नाम से बोलते हैं, या क्यूप्रिक टाइप टाइट्रेट बोलते हैं, है ना। क्यूप्रिक, क्यूप्रिक का मतलब हो गया कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। क्यूप्रिक का मीनिंग होता है बच्चों कि कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्यूप्रिक का मीनिंग होता है कॉपर जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। और एक और सॉल्यूशन हमारे पास था, बेंडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। बेंडिक्ट का मीनिंग है एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक सिट्रेट। बेंडिक्ट का मीनिंग होता है एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक सिट्रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में बता दिया था, ठीक है ना। आइए, और टॉलेंट तो आप जानते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, है ना। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट इज द कॉल्ड, है ना। चलिए, तो एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, आइए जरा सीखते हैं इसके बारे में। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं। ये आपका क्या है? इसका नाम है अल्फा ग्लूको, अल्फा डी अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर है। इसका नाम है बच्चों अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज का स्ट्रक्चर है। अच्छा, मुझे काव्या, तुम ये बताओ बच्चा कि ये आपसे अगर बोलता है कि अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, आपसे ये बोलता है कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये तो क्या होगा ये बताओ। पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा सर, क्या ये टॉलेंट, बेंडिक्ट और ये सारे के सारे टेस्ट देगा या नहीं देगा, ये चेक करो, फिर मुझे ये बताओ। सब लोग अपने आंसर बताइए, और मैं एक एक करके आप लोगों के नाम लूंगा, ठीक है ना, ठीक है ना।
बोलो ये क्या है, ये तो बताओ ये है क्या, ये जो है रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? क्या होगा बेटा? ये बताएगी खुशी पारीख। सर शायद रेड्यूसिंग शुगर होगा। कौन बोला है? खुशी पारीख। हाँ ये बताएगी क्या नाम है इसका, ये प्रिया भावसार। हाँ सर रिड्यूसिंग शुगर। ओके, तो चेक करते हैं बच्चों ये रिड्यूसिंग है या नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमको सबसे पहले एक बात चेक करनी है कि ये हेमी एसिटल है या नहीं है, ठीक है ना। आपको बच्चों ये चेक करना है हेमी एसिटल है या नहीं है। जिस स्टूडेंट को ये हेमी एसिटल है या नहीं है, अगर ये चेक करना आ गया तो बिल्कुल समझ जाएगा। ये भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बात मान के चलो। इस टाइप के क्वेश्चन कहीं बुक में लिखे हो या ना लिखे हो, लेकिन जरूर जरूर एग्जामिनेशन में आता है। बात समझ में आ रही होगी शायद सब लोगों को। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को चेक करना है कि या तो यही हो सकता है, आइदर दिस ग्रुप में बी एसिटल और कीटल, या इसमें हेमी एसिटल हेमी कीटल, जो भी है देख लेते हैं चक्कर, ठीक है। आइए सीखते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर आप किसी कार्बोनिल ग्रुप को जब ROH इस तरीके से ROH, मुझे जो है हेमी एसिटल चेक करना है। हेमी एसिटल चेक क्यों करना है? क्योंकि हेमी एसिटल ही एक ऐसा शुगर है, हेमी एसिटल ही एक ऐसा शुगर है जो रिड्यूसिंग शुगर हो सकती है, ठीक है ना। आपको याद नहीं रखना है,
आपको बस पता करना है कि हेमी एसिटल ही एक ऐसा शुगर होता है जो रिड्यूसिंग शुगर है। आइए प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग चेक करते हैं क्या होगा। देखिए मैंने यहाँ पे देखा, जरा ध्यान से देखिए, इस तरीके से ये वाला इस पे अटैक करता है और ये इधर चला जाता था और ये रिएक्शन कुछ ऐसी होती थी। तो ये आपका हेमी एसिटल ग्रुप बन गया है ना, यही ग्रुप हेमी एसिटल है। अब आपको चेक ये करना है बच्चों, ये कोई एक मिथाइल ग्रुप है, साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ऐसा आपको चेक ये करना है कि अगर किसी शुगर में अगर ये ग्रुप है तो आप बोलेंगे सर वो रिड्यूसिंग शुगर है। आइए देखते हैं। देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन पे देखिए जरा ध्यान से, ये हाइड्रोजन लगा हुआ था, बिल्कुल हाइड्रोजन लगा हुआ था, ये वाला हाइड्रोजन हो गया। इस कार्बन पे देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो है ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, sp2 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन, तो ये वाला बिल्कुल हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको 1 ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए इस ग्रुप को 2 कर देता हूँ, इस कार्बन को 3 करता हूँ और इस ऑक्सीजन को 4 करता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे इसको 1 नंबर दे रहा हूँ तो बताऊंगा कि ये 1 नंबर ये है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन तो ये 1 नंबर हो गया, बिल्कुल हो गया। देखो इधर देखो आप बच्चों, इधर जो है ये तीसरे नंबर का कार्बन मिल गया, तो ये वाला जो कार्बन है ये है तीसरे नंबर का कार्बन। ये OH आप देख रहे हैं, ये दूसरे नंबर का OH है, तो एक कार्बन पे OH भी लगा हुआ है, दूसरे नंबर का OH है। अब देखो जरा ध्यान से, चौथे नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, तो ये OR ग्रुप होगा नहीं होगा। आई रिपीट माई पॉइंट, यहाँ पे बच्चों ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ना, इस ऑक्सीजन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये चौथे नंबर का ये OR ग्रुप हो गया। तो आप ये बोलेंगे सर ये जो ये ग्लूकोपाइरानोज है, ये ग्लूकोपाइरानोज जो है एक हेमी एसिटल है। कभी कभी पूछता है, स्ट्रक्चर बना के दे देगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जरूर पूछेगा, एक स्ट्रक्चर बना के दे देगा, बोलेगा क्या है करके, ठीक है ना, तो ग्लूकोपाइरानोज हो जाएगा। ठीक है, ये ग्लूकोपाइरानोज इस तरीके से हम लोग जो है इसके स्ट्रक्चर को जो है ऐसे करता है, तो आप बोलेंगे सर ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा लो, इसका नाम है जो मैं लिखा हुआ है, इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड, इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड। तो पहले सब लोग जरा ध्यान से देख लो, फिर जो है आपको इसका आंसर बताना है कि ये रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग होगा।
ठीक है, तो चलिए कोई भी एक स्टूडेंट बता दीजिएगा जिसे पता लग गया है कि क्या होगा करके। कोई भी एक स्टूडेंट बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कथन पटेल ने कहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए काव्य तुम बताओ बेटा। हाँ सर, रिड्यूसिंग होगी। होगी। क्या ये हेमी एसिटल दिख रहा है क्या काव्या? हाँ होगा हेमी एसिड। चश्मा पहना है या नहीं पहना है बेटा? अरे मूर्ख बच्चों, ये हेमी एसिटल कहाँ बन रहा है यार? ये तो आपको देखो ये कैसा ग्रुप बन रहा है, इधर देखो, ये देखो ये कार्बन है, इधर एक हाइड्रोजन ऐसे लगा दो, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन, और इधर एक आर भी है इस पे, आर, और इधर देखो एक OMe इधर है और दूसरा OR ऐसा है, ये ग्रुप ऐसा है। ये तो आपको एसिटल दिख रहा है ना, एसिटल। पहचानना नहीं आ रहा है क्या? एसिटल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसके अलावा कोई है ही नहीं टाइप ऑफ क्वेश्चन। पूछो मुझे। कहां पे समझाना है, एक बार और समझाऊं क्या? एक बार और समझाऊं क्या इसको? ये देखो भाई, ये कार्बन एटम है, आप खुद ही देखो यार, ये कार्बन एटम है, इस कार्बन पे ऊपर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला, ये ऑक्सीजन है, नीचे वाला इधर पे कोई, मतलब CH3 है, CH2 है, और इस पे कोई जो है हाइड्रोकार्बन लगा हुआ है ना, कोई हाइड्रोकार्बन लगा हुआ है, कार्बन कार्बन, ठीक है ना। और इधर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन है, और इधर आप देख रहे हैं OMe है। तो OMe क्या हो गया, ये OMe को आप OR बोल सकते हैं ना, और ये भी तो OMe है, तो इसको भी तो आप OR बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो क्या? बोलो। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, OR और OR, और इधर ये कार्बन हो गया, जो भी आप लिखना चाहते हो, और नीचे हाइड्रोजन। तो ये आपको एसिटल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अरे ये ग्रुप तो एसिटल है, नहीं दिखा? दिख गया सभी को? अरे ये ग्रुप तो एसिटल है। ये अगर किसी को नहीं दिखा है तो वो मुझे पूछे कि कैसे नहीं दिखा है, पूछो, क्वेश्चन यही आएगा यार, यही स्ट्रक्चर आएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड है, ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी।
बोलो। हो जाएगा ना, बहुत सिंपल है ये। जब आपने कहा कि सर अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये बात जाहिर सी है कि बीटा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड भी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर ही होगी। बीटा डी ग्लूकोपाइरानोसाइड भी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर ही होगी, ठीक है ना। और सुनो, फ्रक्टोफ्यूरानोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, चेक कर लेना। फ्रक्टोफ्यूरानोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, चेक कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। आइए बच्चों, हम थोड़ा सा ग्लूकोज के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। कैसे ग्लूकोज को बनाया जाता है, कैसे ग्लूकोज बनता है नेचर में, और ये सब बातें हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं बच्चों। मैंने आप लोगों को बताया है कि ग्लूकोज जो है नेचर में फ्री मिलता है। नेचर में फ्री कैसे मिलता है, क्योंकि आप लोग पहले से जानते हो, सर आप खाना खाएंगे या कुछ भी जो है, गेहूं चावल रोटी दाल कपड़ा जो भी होगा, सब में ग्लूकोज मिलेगा, कपड़ों को छोड़ के, ठीक है ना। चाहे आप रोटी खाओ या गेहूं खाओ या वैसे ही चबाओ, सब में ग्लूकोज मिलता है। ये बात आप लोगों को जानना, ठीक है ना। चलिए, अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। ये ग्लूकोज जनरली अवेलेबल होता है नेचर में। नेचर में जनरली ये फ्री होता है और जनरली अकर्स और बेसिकली ये पाया जाता है स्वीट फ्रूट, मीठे फलों में इसको हम लोग, सभी में मिलता है ये तो आजकल क्या, ये तो आप लोग जानते हैं। एज ए फॉर्मेलिटी हमारा काम है लिखना, कैसे इसको बनाया जाता है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस ग्लूकोज। C12H22O11 को जब आप वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, ये आपका सुक्रोज है। इस सुक्रोज को बच्चों जब आप वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं, इस सुक्रोज को बच्चों जब आप वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं, इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इनवर्टेज एंजाइम। बायो वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं, यही कैन शुगर है, इसी को चीनी बोला जाता है, इसी को चीनी बोलते हैं, शुगर, ठीक है ना। सुनिए जरा, तो ये हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। दोनों मीठे, दो नए नए मीठे सब्सटेंसेस बनते हैं। एक का नाम होता है, एक का नाम है ग्लूकोज और दूसरे का नाम है सुक्रोज। सॉरी, सुक्रोज से फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई है, इस तरीके से ये कुछ ऐसा होता है।
आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ नई चीजें। आइए बच्चों, इसके बारे में हम लोग नई चीजें जानते हैं। तो मैंने आपको बताया सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जाहिर सी बात है भाई, चीनी को अगर जो है पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का पानी की तरह बन जाता है। पता है ना आपको, ग्लूकोज वाटर। जब आप ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं भाई, पानी में डालते हैं, बोलते हैं ग्लूकोज वाटर पिलाओ भाई साहब, ठीक है ना, सामने वाले को ग्लूकोज वाटर पिला दीजिएगा। तो पानी में डाला, इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। अब आप घरों में तो ऐसा करेंगे नहीं भाई, चीनी को पानी में डालेंगे तो प्योर ग्लूकोज फ्रक्टोज तो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि भाई आपके पास एंजाइम थोड़े ना है, इनवर्टेज एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोलते हैं। एंजाइम का मतलब होता है जो बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शन को शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंजाइम। तो और ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है ना। आइए इसके कुछ केमिकल रिएक्शन या प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज देखते हैं। देखिए बच्चों, ग्लूकोज एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखिए ये आपके पास ग्लूकोज है। अगर मैं इसका एसिटाइलेशन करता हूं, जरा देखिए ध्यान से, एसिटाइलेशन का मतलब हो गया कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता हूं। इसको बोला जाता है एसिटाइलेशन। इसको बोला जाता है बच्चों एसिटाइलेशन, ठीक है ना। अब ये एसिटाइलेशन क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए, सोचिए जरा। आपको एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है कि OH ग्रुप का लोन पेयर जब इस पे ऐड करेगा, इधर देखो थोड़ा रफ में बताया है मैंने पहले से ही, एल्कोहलिक ग्रुप का एसिटाइलेशन करते हैं, ऐसे बनता है क्या, RO, और इस तरीके से ये ऐसा कुछ बन जाता है, बन जाता है नहीं, इधर ये चला जाता है, ये देखो। तो देखो 4 ऑक्सीजन यहां से ऐड करेंगे तो इसको एक्सेस अमाउंट में लेना पड़ेगा। 4 ऑक्सीजन, तो ये देखिए जरा ध्यान से, ये है क्या, देखिए ये आपका ये वाला ग्रुप लग जाएगा इस पे, ये OH का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, सारे के सारे OH अटैक करेंगे, इसको बाहर करेगा, तो ये क्या लग जाएगा, COCH3 ग्रुप लग जाएगा ना, सारे के सारे OH पे। एक ऐसा कंपाउंड बन जाएगा जो पेंटा एसिटेट टाइप का है, समझ रहे हैं क्या। एक ऐसा 5 इस तरीके से जो है एसिटेट ग्रुप इस पे आ जाएंगे, तो एक ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, पांचों के पांचों पे ये रिएक्शन हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ लीजिएगा। समझ में आया या नहीं आया बेटा सभी को, आ गया सर। ओके। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, टॉलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं ग्लूकोज की। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या क्या होता है।
टोलेंट रिएजेंट Ag2O को भी बोलते हैं या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को भी बोलते हैं। ये एक मैंने आपको बताया था, एक मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आज नहीं बल्कि कुछ दिन पहले बताया था, जब हम लोग सेपरेटली आपको टोलेंट रिएजेंट के बारे में मैंने पढ़ाया। ये करता क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप को काहे में कन्वर्ट कर देता है, एसिड ग्रुप में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, आइए सीखते हैं। CHO Ag2O के साथ रिएक्शन कर दीजिए। ठीक है ना, तो इसका नाम एक ऐसा एसिड बनाता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। इसको बोला जाता है ग्लूकोनिक एसिड, का नाम है ग्लूकोनिक एसिड। नोट करिएगा इसको, इसका नाम है बच्चों ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, आइए अगर मैं इस ग्लूकोज को, ये आपका ग्लूकोज है भाई, ये ग्लूकोज है, अगर मैं इस ग्लूकोज को मैं HNO3 के साथ रिएक्शन कराता हूं। HNO3 क्या है भाई, एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, एक तो CHO ग्रुप को सीधे काय में कन्वर्ट कर देगा, COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, पहला हो जाएगा। दूसरा ये क्या करेगा, CHOH ग्रुप को सीधे काय में कन्वर्ट कर देगा, COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, मतलब सबको सीधे एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, एक एसिड बनाता है जिसका नाम है बच्चों सैकेरिक एसिड। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको बोला जाता है सैकेरिक एसिड। दिस इज द CHO CHOH2 4 CH2OH। इसको आप अगर HNO3 के साथ रिएक्ट करोगे तो ये सीधे के सीधे क्या बना देगा, COH COOH4 COOH। और ये जो एसिड है जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो एसिड है यही तो प्यारे प्यारे बच्चों, यही तो आपका सैकेरिक एसिड है। इसी को तो आप सैकेरिक एसिड के नाम से जान रहे हैं, जरा देखो। कर लोगे क्या, कोई दिक्कत है क्या किसी को, बोलो। नो सर। ठीक है, ये जो एसिड है इसी को हम लोगों ने किस नाम से बोला है, यही तो आपका सैकेरिक एसिड है। और एक और रिएक्शन है ऑन हीटिंग विद HI। सर मुझे ऐड करना है ना फिर से। ओके,
ऑन हीटिंग विथ HI, ग्लूकोज को अगर आप लोग, अब किसी को ये फॉर्मूला तो पता लग गया होगा ग्लूकोज का, भाई ग्लूकोज का एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है जो लिखा हुआ है, HI के साथ हीट करेंगे तो ये क्या करता है, इसको कंप्लीटली कन्वर्ट कर देता है 6 कार्बन मेंबर, 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन में कन्वर्ट कर देता है HI। समझ में आ रही बात क्या, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी बोलेगा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या बनाएगा बच्चों, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करता है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कंप्लीटली हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, कंप्लीटली हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। देखिए इसको जरा आराम से, ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, अच्छा एक और रिएक्शन है ओसाजोन का फॉर्मेशन। आई थिंक ओसाजोन फॉर्मेशन हमको अभी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, ओसाजोन फॉर्मेशन हम लोग थोड़ा सा रुक के करते हैं, ठीक है, 1 मिनट हम लोग ओसाजोन फॉर्मेशन की रिएक्शन मैं सोच रहा हूँ लास्ट में हम करवाएंगे, ठीक। देखिए
हम लोग अब दूसरे शुगर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सुक्रोज। बायोमोलिक्यूल, अभी हम लोगों ने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा। जनरली बायोमोलिक्यूल जो है ग्लूकोज से बना होता है, सुक्रोज से बना होता है, माल्टोज से बना होता है, लैक्टोज से बना होता है, फ्रक्टोज से बना होता है। बहुत सारे जो है अलग अलग टाइप के शुगर से, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जो है अलग अलग तरीके से सब कुछ पढ़ेंगे धीरे। अब हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग बोलते हैं सुक्रोज। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये एक तरीके से इसी को कैन शुगर भी बोलते हैं। और यही जो कैन शुगर है बच्चों, यही कैन शुगर जो है इसी को चीनी भी बोला जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरेटिकल है, इस थ्योरी को थोड़ा सा आपको लिखना जरूरी है, तो मैं ये थ्योरी आपको लिखवा देता हूँ इसके बारे में। ये जनरली आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सुक्रोज जो है एक तरीके से एक डाइसैकेराइड है जो एक्सटेंसिवली जो है प्लांट में मिलता है। ठीक है ना, जो प्लांट्स हैं और इनमें जो है ये जनरली ज्यादातर मिलता है। ठीक है ना, और हम लोग बोलते हैं कि जो स्वीट एजेंट होते हैं फ्रूट्स, ये सब चीजों में काफी मिठास भरा हुआ इसके रहता है। ठीक है ना, और या तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा ये थ्योरी लिखनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये थ्योरी ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए, इट इज कॉमन सुगर occurs in plant। ठीक है ना, और दूसरा हम लोग लिखते हैं सोर्सेस ऑफ स्वीट एजेंट। मीठे जो एजेंट होते हैं उनका ये सोर्सेस भी हो सकता है। ठीक है ना, वाटर सोल्यूबल डाइसैकेराइड्स है, और ये एक वाटर सैकेराइड्स वाटर सोल्यूबल डाइसैकेराइड्स भी है। ठीक है ना, जब हम लोग इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब भी हम लोग C12H22O11 को जब भी हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये जो है जनरली क्या होता है, इसका डी फॉर्म होता है। ये इसका जनरली डी फॉर्म होता है। डी का मतलब पॉजिटिव वाला। एंगल ऑफ जो रोटेशन होता है वो इसका पॉजिटिव होता है। अल्फा की वैल्यू जो एंगल ऑफ रोटेशन है, ये जनरली डी फॉर्म का मतलब हो गया कि ये एक डेक्स्ट्रो फॉर्म है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है। ठीक है ना, ये एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है। जब आप लोग इसको बच्चों इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये जनरली ग्लूकोज के दो फॉर्म देता है। एक तो आपका सिंपल C6H12O6 देता है, दूसरा भी यही सब, और ये आपका फ्रक्टोज है और ये आपका ग्लूकोज है। अब जिसमें दो मॉलिक्यूल बनते तो हैं, दोनों ग्लूकोज के ही तरीके के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन बच्चों ये वाला जो ग्लूकोज बनता है, ये इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब ये इसका डेक्स्ट्रो फॉर्म होता है, डी फॉर्म होता है। मतलब ये इसका डी फॉर्म होता है, मतलब इसको डी फॉर्म बोलते हैं। और इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो नेगेटिव होता है, और ये इसका
लिबो या एल फॉर्म बनता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आ गया, डेक्स्ट्रो तो था, डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो ही बनना चाहिए था। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन क्या कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। जब सर आपने सुक्रोज को डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला, जब आपने सुक्रोज को डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी से ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी का बनना पॉसिबल होना चाहिए था, लेकिन सर यहाँ पे लीवो रोटेटरी भी क्यों बना, ठीक है ना, ठीक है ना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं अगर कहूंगा, देखो जरा ध्यान से, जरा इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ये ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल बने हैं, ये आपका एक बीकर है, ये बीकर है, इस बीकर के अंदर देखिए, यहाँ पे बनाता हूं मैं, देखिए अच्छे से देखिए, ये कोई डब्बा है, इसके अंदर आपका ये ग्लूकोज भी बना है प्लस फ्रक्टोज भी बना हुआ है, ठीक है ना, ग्लूकोज भी बना हुआ है फ्रक्टोज का, ये दोनों एक सॉल्यूशन, ये दोनों का सॉल्यूशन एक डब्बे में बना हुआ है, मान के चलो ये दोनों का जो सॉल्यूशन है वो इस डब्बे में है। अब कोई आपसे बोलता है जो ये सॉल्यूशन बना होगा सर, इसका एंगल ऑफ रोटेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो मैं कहता हूं इसके लिए जो एंगल, ओवरऑल जो सॉल्यूशन है बच्चों, जरा ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, जो ओवरऑल सॉल्यूशन है, जो ओवरऑल एंगल ऑफ रोटेशन की वैल्यू है, वो इसके लिए नेगेटिव है, ठीक है ना सर। अब मैंने कहा कि इसमें पॉजिटिव वाला भी बना, नेगेटिव में बना, और ओवरऑल जब सॉल्यूशन को मिलाया तो सॉल्यूशन का जो एंगल ऑफ रोटेशन हुआ ये क्या हो गया था, नेगेटिव हो गया था, मतलब ओवरऑल जो मिक्सचर होगा, जो मिक्सचर हो जाएगा वो आपका लीवो रोटेटरी हो रहा है। ये पूछा जाता है आपको, ऐसा क्यों हुआ, क्वेश्चन अभी भी आपके माइंड में आ रहा होगा, ऐसा क्यों हुआ। एक बार और मैं दोबारा समझाता हूं, मैंने आप लोगों को क्या बताया, जरा ध्यान से सुनिए बच्चों। मैंने कहा जब भी आप ग्लूकोज की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ग्लूकोज के हाइड्रोलाइसिस को करने से दो आपको जो है दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, ये भी ग्लूकोज, सारे ग्लूकोज ही एक तरीके से, नाम अलग अलग है। ये वाला जब डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, इसका जब एंगल ऑफ रोटेशन पॉजिटिव था सर, और यहाँ पे एक आपका तो जो है क्या बना, डेक्स्ट्रो बना, दूसरा लीवो बना, लेकिन जो ओवरऑल सॉल्यूशन सर आपने बनाया पानी को डालने के बाद, पानी को डालने के बाद सर जो आपने ओवरऑल सॉल्यूशन बनाया, क्योंकि डाइल्यूशन हो गया था ना, सॉल्यूशन सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया था, तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन बना सर वो लीवो रोटेटरी बन गया। इसका मतलब ये है, तो एंगल ऑफ रोटेशन यहां से, देखो यहां से यहां चेंज हुआ है, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूं, एक लाइन लिख रहा हूं इसके बारे में, ठीक है ना। ओवरऑल सॉल्यूशन की मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सॉल्यूशन इज लीवो रोटेटरी because overall solution is levo rotatory because, ठीक है ना, amount of levo sugar produced more than dextro डी sugar, डी सुगर के कंपैरिजन में इसका अमाउंट ज्यादा बनता है। जब सॉल्यूशन में एल शुगर ज्यादा बन रही है तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लीवो रोटेटरी हो जाएगा, ठीक है ना। यही तो आपको समझ में आना है, यही जो है आप देख रहे हैं, इसी देख रहे हैं कि ये जब जो है कि ये एल फॉर्म वाला ज्यादा बनता है कंपैरिजन टू इसके, तो ओवरऑल सॉल्यूशन तो एल ही हो जाएगा ना, तो एल ही हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं hence
this change in साइन ऑफ अल्फा, ठीक है ना, क्या D to L is called इन्वर्जन, इन्वर्जन बोला जाता है इसको। और वह अल्फा क्या है भाई, एंगल ऑफ रोटेशन, मतलब रोटेशन का एंगल किधर है, पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड। एंगल ऑफ रोटेशन इसको बोला जाता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक। तो ओवरऑल तो इसलिए बोला जाता है, शुगर के केसेस में जो है, सुक्रोज के केसेस में आपने देखा बच्चों, सुक्रोज के केसेस में इन्वर्जन हो रहा है, सुक्रोज के केसेस में क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। दैट्स वाई सुक्रोज इज नोन एज इनवर्ट शुगर, इसलिए इस सुक्रोज को नोन एज इनवर्ट शुगर, इस सुक्रोज को इनवर्ट शुगर के नाम से जानते हैं, इस सुक्रोज को इनवर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट है पूछ लीजिएगा, कोई डाउट है पूछ लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और नोट भी कर लीजिएगा साथ में। ठीक है ना, चलिए अब सुनो भाई, एक बहुत बड़ी बात है, आपने देखा कि सर देखिए जरा सा, एक मिनट इसको हम लोग मिटा रहे हैं। देखिए आपने देखा कि फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज आपस में मिलके क्या बनाए थे, सुक्रोज बना रहे हैं। मतलब सुक्रोज में पानी डालोगे तो इसमें टूट जाएगा, है ना, सुक्रोज में अगर पानी डालोगे तो ऐसे टूट जाएगा। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये आपका सुक्रोज है, वही अल्फा वाला ही होगा, ठीक है ना। तो देखो अल्फा डी ग्लूकोज कैसा होता है भाई, देखो इधर अल्फा डी ग्लूकोज कैसे होता है, देखो OH, अल्फा डी ग्लूकोज ऐसा ही होता है क्या, बिल्कुल सर ऐसा ही तो होता है, ठीक है। अब सुनो, ठीक है ना, अब सुनिए इसमें कुछ ऐसा ही तो होता है। सॉरी, ये वाला ऊपर करो, इसको नीचे करो, ठीक, प्लस
ये आपका ठीक है, ये आपका फ्रक्टोज हो गया। देखो ये आपका फ्रक्टोज हो गया। देखो भाई, एक आपका फ्रक्टोज हो गया है और दूसरा आपके पास क्या हो गया बेटा, ठीक है ना, एक आपका फ्रक्टोज हो गया है और दूसरा आपके पास सुक्रोज हो गया। ये आपका कौन सा था, बीटा डी, फ्रक्टोफ्यूरानोज। ये अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज है, पायरानोज है। मैं जानते हैं आप, ये फ्रक्टोफ्यूरानोज है और ये ग्लूकोपायरानोज है। ठीक है ना। इसमें से कोई भी चेंज आप देख सकते हैं नहीं होगा, क्योंकि OH जो है आप ऊपर नीचे कर लीजिएगा, OH में कोई भी चेंज नहीं होगा। अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज का क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना ग्लूकोज का, देखिए ऐसा होता है। तो देखो भाई, ये OH तो नीचे को आ गया, ठीक है ना, और ये वाला OH, अच्छा ये वाला थोड़ा सा ऐसा वाला हो गया और ये बाकी सारा सही है। ठीक है ना। अब देखो, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर इस पे अटैक करेगा तो ये इसको बाहर निकालेगा या नहीं निकालेगा, देखो जरा। ऑक्सीजन का लोन पेयर, इसको जरा मिटा देता हूं, देखिए जरा ध्यान से। ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर इस पे अटैक करेगा तो इसको बाहर निकालेगा, है ना। इसको जब ये बाहर निकालेगा, इसको जब ये बच्चों बाहर निकालेगा तो देखिए क्या बना रहा है, इधर देखिए, इसके और इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए कैसा बन रहा है, मैं यहाँ पे बना के दिखा। देखो ऐसा ही बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन और इसके बीच में बॉन्ड तो बनेगा ही। बाकी ये OH चाहे इधर रखो या इधर साइड डाल दो, कोई बात नहीं, या तो आप इधर साइड डाल दो, किसी बुक में कैसे भी हो सकता है। तो यही तो आपका सुक्रोज है, यही तो आपका सुक्रोज है। देखो जरा ध्यान से, जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है वो मुझसे पूछे, एक बार और समझाऊं क्या, किसी को बोलो आराम। Yes, sir. ठीक है ना। अब मैं अभी, अच्छा इसको एक बार और समझाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। अच्छा ये तो पता है ना सबको, अल्फा डी ग्लूको पायरानोज है, और ये आपका क्या भाई, बीटा डी। बीटा डी, बीटा हम लोग बोलते हैं बीटा एल बोलो इसको, ठीक है ना, एल रोटेशन वाला हमारे पास एल, और आपको डी का कोई अभी पता नहीं है, लेकिन अल्फा और बीटा का पता है। बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोज बोल दो इसको। ये आपका बीटा फ्रक्टोफ्यूरानोज है, ठीक है ना। अब देखो इस स्ट्रक्चर में क्या किसी को चेंज लग रहा है क्या, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होंगे, सब लोग देख लीजिएगा।
ठीक है ना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होंगे, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और आप नहीं तो ये वाला OH अगर आपको लग रहा है तो ये हो सकता है आपको ऐसा कुछ लग रहा हो, लेकिन ये आपको अगर बीटा है तो बीटा का जो आपको पता है OH जो है कहाँ होगा, जो बीटा का OH होगा वो कहाँ होगा बेटा, लेफ्ट साइड में होगा, तो इसलिए ये लेफ्ट साइड में होगा। और ये जो है जरा ध्यान से देखिए तो OH ऐसा ही कुछ बनेगा, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, ठीक है ना। जिसने रॉन्ग बनाया है तो वो फिर अपनी कॉपी में देख ले, क्योंकि बीटा है तो बीटा का जो एनोमेरिक कार्बन का OH होगा वो कहाँ होगा, तभी तो वो कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, इधर साइड में होगा। और लेफ्ट वाला OH तब कहाँ जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा। अब जिसने रॉन्ग बनाया है वो जाना है ना। अब सुनो भाई, अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जरा ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा और तो यहाँ से इसको बाहर निकालेगा या नहीं निकालेगा, निकालेगा बिल्कुल, ठीक है। जरा ध्यान से देख लो इस स्ट्रक्चर को, आपको इसको और इसको बिल्कुल सेम बनाना है, इसको और इन दोनों को सेम बनाओ। इधर देखो, इन दोनों को मैं सेम बना रहा हूं, देखो अब ये ऑक्सीजन था, ये हाइड्रोजन तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसको इधर जोड़ दो, इसको इस ऑक्सीजन से बॉन्ड इधर लगा दो, सीधे लगा दिया। हाइड्रोजन और एक OH CH2OH है ना, इसको चाहे तो नीचे को ला लो या आप ऊपर को ला लो, नीचे को ही लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे को ही लाइए। तो यही तो आपका सुक्रोस है। अब बताओ भाई, अब कितने लोगों को समझ में नहीं आया, बहुत गहराई से देखो, स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, या आपके बायो में भी काम आ जाएगा, स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, या आपके बायोलॉजी में भी काम आएगा। बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये आपके बायोलॉजी में भी काम आएगा, इसीलिए कह रहा हूं इस स्ट्रक्चर को लर्न करने की जरूरत आपको नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया, क्या ये सभी को समझ में आ गया क्या? Yes, sir. ठीक है ना। जो बच्चे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं उनको थोड़ा सा हो सकता है ये ज्यादा ही थ्योरी इसमें है, तो कोई बात नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वो एग्जाम में तो आना ही आना है, चाहे वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है या बायोलॉजी, दोनों के लिए तो भाई केमिस्ट्री जो है कॉमन है, ये तो आप लोग जानते हैं पहले से ही। ठीक है ना। तो यहां तक मैंने पढ़ा दिया है, सुक्रोज अभी आपका कंप्लीट हो गया है, ज्यादा आपके सिलेबस में सुक्रोज के बारे में भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है, लेकिन वो हम लोगों ने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो बच्चों, अब इसमें मुझे लगता है कुछ ज्यादा तो बचा हुआ नहीं है शायद, ठीक है, कुछ ज्यादा तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि बचा हुआ है। अब तो आप लोगों को करना क्या है कि इसको जो है अपने घर में पढ़ना है आराम से, इसके जो है जो भी स्ट्रक्चर आपको समझाए गए हैं उनका एक काम करना, प्रैक्टिस जरूर कर लेना कि किसको कैसे बनाया गया है, कौन कैसे बनेगा, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा तैयार करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, आप लोगों से जो है कल आपका मॉर्निंग का क्लास होगा, इसमें आपसे बात करते हैं, ठीक है ना। ओके।